अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। जी बताएं। हम्म। ठीक किया हुआ है। NM4 की बात करें। NM4 में 60% ऑप्शन एक्सरसाइज हुई हैं दरमियान में, और अब एंड पे आके बाकी कर देते अगर फायदा है तो 30 नवंबर को तो फायदा नहीं नजर आ रहा ना। हम मार्केट से 290 की खरीद के 285 की तो नहीं बेचेंगे, तो इसलिए 30 नवंबर पे आके इनको एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जरूरत है इसी की वैसे थोड़ी सी। इंटरेस्ट रेट रिस्क। अच्छा, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है ना, यानी इंटरेस्ट रेट चेंज होने की टेंशन, ये दो मौकों पे इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की टेंशन, ये दो तरह के मौकों पे हो सकती है। लोन लिया हो या इन्वेस्ट किया हो, यानी डिवेंचर इश्यू किए हो या किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हो, या तो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रेट होता है या फ्लोटिंग रेट होता है। ये सुना सुना है कहीं जिंदगी में। फिक्स्ड रेट जिसमें एक रेट तय हो जाता है, फ्लोटिंग रेट जिसमें जो रेट होता है वो काइबर प्लस करके कुछ होता है। यानी अगर एक लोन लिया कंपनी ने और बैंक वालों ने कहा कि हम आपको 16% पे लोन दे रहे हैं, तो ये फिक्स्ड रेट लोन है। और फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि बैंक कह रहे हैं कि हम आपको लोन दे रहे हैं काइबर प्लस 4%। ये फ्लोटिंग है। इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी इंटरेस्ट रेट के चेंज हो जाने का रिस्क, ये टेंशन दे ही क्यों रहा होगा किसी बोरोर या इन्वेस्टर को। दो बातें हो सकती हैं, या तो उसने अभी लोन लेना है या इन्वेस्ट करना है। जब इन्वेस्ट करेगा या लोन लेगा उस दिन लॉक होगा कि वो किस रेट के ऊपर मार्केट में एंटर होने लगा। यानी इंटरेस्ट रेट रिस्क या तो किसी इन्वेस्टर या बोरोर ने अभी ट्रांजेक्शन करनी है तो वो इंटरेस्ट रेट फेस कर रहा है। क्या रिस्क फेस कर रहा है वो, क्या टेंशन है उसको कि जब असल में वो लोन लेने जाएगा तो तब क्या रेट पड़ेगा, असल में जब इन्वेस्ट करेगा तो तब क्या रेट पड़ेगा। या फिर वो लोन ले चुका हुआ है, इन्वेस्ट कर चुका हुआ है और उसने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पे लोन लिया हुआ है, तो अब क्या टेंशन है कि अब जो काइबोर रिवाइज होना है वो रिवाइज होके पता नहीं कितना हो जाएगा। तो ये दो तरह के सिनेरियोज हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क वाले को, कि या तो अभी उसने लोन लेना या इन्वेस्ट करना होता है और उसको ये फिक्र है कि जब वो असल में लोन लेने या इन्वेस्ट करने जाएगा तब रेट क्या हो गया होगा। और दूसरा मसला ये होगा कि वो ऑलरेडी लोन ले चुका हुआ है लेकिन काइबोर पे, काइबोर प्लस समथिंग पे,
और काइबोर पीरियोडिकली रिवाइज होता है, तो उसको अब टेंशन ये है कि अगली बार जब काइबोर रिवाइज होने वाला है तो कितना रिवाइज हो जाएगा। ये इसको इंटरेस्ट रेट रिस्क है। अब इस इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज कैसे करना है, इसके लिए वही सारी टेक्निक्स हैं, वही फॉरवर्ड है, वही फ्यूचर, वही ऑप्शन, सब। फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट के लिए फॉरवर्ड, लेकिन इसके लिए इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड की बजाय वर्ड यूज होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये इसके लिए ज्यादा बेहतर वर्ड यूज होता है। फॉरवर्ड करेंसी या करेंसी फॉरवर्ड, उसमें बैंक के साथ क्या तय हो जाता है? फॉरवर्ड करेंसी फॉरवर्ड में एक्सचेंज रेट, कि जब फलाना दिन आएगा तो हम इतनी करेंसी आपसे बाय या सेल करेंगे इस एक्सचेंज रेट पे। इसमें क्या रेट एग्री हो रहा होगा? इंटरेस्ट रेट। बैंक से एग्री हो रहा होगा कि फलाने दिन जब हम लोन लेने आएंगे तो आपसे इतना रेट हम लोग लेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि करेंसी फॉरवर्ड के अंदर वो बैंक ही उसको डॉलर इतने का बेच दे, और ये भी हो सकता है कि मार्केट से अगर डॉलर्स इतने के मिल रहे थे, महंगे मिल रहे थे, तो बैंक उसको कंपनसेट कर दे। दोबारा, करेंसी फॉरवर्ड में बैंक ने कहा हम आपको 15 तारीख को डॉलर 240 रुपए का देंगे। अब यह भी हो सकता है कि 15 तारीख को बैंक से ही आके डॉलर ले लें, और यह भी हो सकता है कि मार्केट से ले लें डॉलर 245 का, और बैंक हमें 5 रुपए वापस कर दे। करेंसी फॉरवर्ड में तो ऐसा कम चांस है, लेकिन इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कंपनी ए ने इसको FRA कहते हैं, FRA। कंपनी ने 1 अप्रैल को एक लोन लेना है 6 महीने के लिए, और एक बैंक ने उसके साथ एक रेट तय कर लिया कि हमारी तरफ से वादा है आपको इस पे 8% रेट ही पड़ेगा, और लोन लेना है इसने अमाउंटिंग टू ₹3 मिलियन। एक कंपनी ने 3 मिलियन का लोन लेना है 6 महीने के लिए, और वो लोन लेना है उसने जाके 1 अप्रैल को, और ये 1 अप्रैल आज से 3 महीने दूर है। तो कंपनी ने बैंक के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि जब 3 महीने गुजरेंगे, 1 अप्रैल का दिन आएगा, तो हम 3 मिलियन का लोन लेंगे 6 महीने के लिए, और उसके लिए बैंक ने कहा हमारी तरफ से पक्का वादा 8% पड़ेगा आपको। ये FRA है। अब जब 1 अप्रैल आ जाएगा, 1 अप्रैल का दिन आ गया, और एक्चुअल रेट हो गया जो कंपनी को लोन लेते हुए पड़ा 11%। यानी जब कंपनी असल में किसी बैंक के पास गई लोन लेने, तो उससे उसको 11% पे 3 मिलियन का लोन मिला, जबकि बैंक ने वादा किया था। ये बैंक एक्स है। कंपनी किसी और बैंक के पास लोन लेने के लिए गई, और उस किसी और बैंक ने इस कंपनी को 11% इंटरेस्ट चार्ज किया। तो कंपनी बैंक एक्स के पास आई, कहा जी आपने तो कहा था 8% पड़ेगा। तो बैंक वाले कहेंगे अच्छा हम सॉरी, 3% हम आपको वापस कर देते हैं।
तो अल्टीमेटली 8% पड़ जाएगा। अच्छा, 3% वापस करने का मतलब है कि 3 मिलियन रुपए का 3% बैंक वाले हमें पे कर देंगे, तो हमें एफआरए के अगेंस्ट रिसीट हो रही होगी। ये मतलब है इस बात का। लेकिन अगर बैंक से जब असल में किसी बैंक से लोन लेने गए और उस वक्त वो लोन 6% पे मिला, तो बैंक एक्स कहेगा किधर भाई 8%, इधर लाओ। तो वो जो असल लोन पे हमें 6% पड़ा होगा उसको 6% देंगे, लेकिन इस बैंक एक्स को आके 2% और पे करेंगे। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में किसी बैंक के साथ हमने एग्रीमेंट किया जिसमें जो इंटरेस्ट रेट लॉक हुआ, बस हमें वही इंटरेस्ट रेट ही असल में लोन पे पड़ेगा। चाहे हम इस बैंक से ही आके लोन ले लें तो फिर तो वो लोन देगा ही 8% पे, लेकिन अगर किसी और बैंक से लोन ले तो भी हो सकता है। तो ये बैंक एक्स हमें इंटरेस्ट अपनी जेब से वापस कर देगा अगर 8 से ऊपर इंटरेस्ट पड़ा तो, और हमसे और ले लेगा अगर 8 से कम इंटरेस्ट पड़ा तो। ये एफआरए का कॉन्सेप्ट है। क्या बैंक है वो। ये असल में इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी, पता नहीं। हो सकता है बैंक ये कहे कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बताने हैं लोन लेने के बाद, कुछ ना कुछ तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी। करेंसी फॉरवर्ड में ऐसा होने का चांस कम इसलिए होता है क्योंकि वो तो बाहर से करेंसी खरीद के लानी है ना, तो वो तो बैंक, यही वाला बैंक वो फॉरेन करेंसी दे देगा। लेकिन लोन में ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि बैंक इस सेक्टर में मजीद लोन ना देना चाह रहा हो, तो चलो वो डेरिवेटिव्स में तो खेल सकता है, क्योंकि बैंक के भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट से मुराद है अपने अपने उन्होंने वेटेज किए होते हैं कि पोर्टफोलियो के इतना पैसा फलाने सेक्टर में लगाना है, इतना पैसा हाउस लोन में देना है, इतना पैसा बिजनेस लोन में देना है। तो हो सकता है इस कंपनी को लोन देने के लिए बिजनेस के पास पॉलिसी ना हो, कुशन अवेलेबल ना हो, लेकिन जुआ तो खेल सकते हैं। तो बैंक ये डेरिवेटिव करने को तैयार है। और बैंक को उसमें फायदा क्या है? इस बैंक को, बैंक ने 8% यही सोच के रखा होगा कि इससे कम ही होगा, नहीं कम होगा ना, कमीशन भी ले सकता है, लेकिन बैंक ने 8% यही सोच के बनाया होगा कि इससे कम ही होना है मार्केट में और हमें ही आने हैं पैसे। तो बैंक ये डेरिवेटिव्स के साथ खेल रहा है। तो एफआरए का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें कंपनी जिसने लोन लेना है या लोन ले चुके हुए हैं लेकिन काइबोर रिवाइज होने वाला है, और ये बोरोर की बात हो गई, सेम बात इन्वेस्टर के लिए है। ऐसी कंपनी जिसने कल को इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं काइबर समथिंग पे और काइबर रिवाइज होने वाला है, तो जब कंपनी को टेंशन हो रही है कि इस दिन रिजल्ट आना है, इस दिन पता लगेगा कि क्या रेट पड़ने वाला है, तो वो उसको हेज करने के लिए किसी बैंक के साथ एफआरए कर सकते हैं। अब वो एफआरए में एक रेट लॉक हो जाएगा। 1 अप्रैल को अगर एक्चुअली रेट इससे महंगा पड़ा तो ये वापस कर देगा, और अगर इसे सस्ता पड़ा तो हम इस बैंक को और देंगे। बाकी भी प्रैक्टिस से और कराता हूं। कॉन्सेप्ट ये है, अब इसमें मुश्किलें क्या क्या हो सकती हैं। जिस तरह करेंसी फॉरवर्ड में एक से ज्यादा तरह के फॉरवर्ड दिए होते थे, 3 मंथ फॉरवर्ड, 1 मंथ फॉरवर्ड, 6 मंथ फॉरवर्ड, तो उसमें क्या करते थे, जो अपना रेलिवेंट फॉरवर्ड है वो ले लेते थे। इसमें भी फालतू फालतू फॉरवर्ड दिए हो सकते हैं, और वो जो फालतू फालतू फॉरवर्ड दिए हो सकते हैं वो दिए हो सकते हैं कि 3-9 एफआरए, 7% और 8%। हो सकता है एक हो 6-9 एफआरए, 10% और 12%। हो सकता है एक हो 3-6 एफआरए। ये इस तरह के ना मुख्तलिफ ये नंबर वाले एफआरए दिए हो सकते हैं। अब ये मुख्तलिफ नंबर्स क्या हैं? हेजिंग डेट, जिस दिन हम हेजिंग कर रहे हैं, जिस रेट को हम हेज करना चाह रहे हैं,
इस मिसाल में वो किस दिन वाला रेट है, यानी किस दिन वो रेट डिसाइड होने वाला जिसको हम हेज करने लगे, 1 अप्रैल। वो दिन आज से कितना दूर है? और ये जो रेट उस दिन तय हो जाएगा वो कब तक हमें डसता रहेगा? 6 महीने तक। तो जो आपको एफआरए दिया होगा उसमें ये जो 2 नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर ये है और एक नंबर यहां से लेके ये, यानी इन तीनों में से। तो ये हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा तरह के एफआरए दिए हो तो उसमें अपना काम वाला एफआरए लेना होगा। जिस जगह हम खड़े होके हेज कर रहे हैं उससे कितने महीने के बाद वो डेट आनी है जिस दिन रेट डिसाइड होना है। रेट डिसाइड होने से मुराद है कि जिस दिन असल में लोन लेंगे तो उस दिन वाला रेट लगेगा, और अगर लोन ले चुके हुए हैं काइबर प्लस समथिंग पे तो फिर हम किस डेट से डर रहे हैं? जिस दिन काइबर रिवाइज होने वाला है ये वो वाली डेट होगी। और ये कौन सा पीरियड है? जो वो रेट होगा वो रेट कब तक हम पे अप्लाई होता रहेगा, वो रेट हम पे कब तक अप्लाई होता रहेगा। लेकिन ये वाला डिजिट ये नहीं है, इसको इसमें प्लस करके ये वाला डिजिट है। यानी जिस पीरियड को हम हेज कर रहे हैं ना, हेजिंग पीरियड, उसका स्टार्ट कितनी दूर है और उसका एंड कितनी दूर है, ये लेफ्ट और राइट डिजिट है। और इसमें भी 2 रेट दिए हो सकते हैं, कौन सा वाला रेट लेना? लेफ्ट राइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हम सिंपल अकल ही लगा सकते हैं। अगर बोरर का सवाल है तो बोरर को बैंक ज्यादा ही चार्ज करते हैं और इन्वेस्टर को कम ही मिलता है। तो अगर बोरर का सवाल है तो ये है, लेंडर का सवाल है तो ये। तो ये एफआरए में मुश्किलें हो सकती हैं कि आपको मल्टीपल एफआरए दिए हो सकते हैं और एक से ज्यादा रेट्स दिए हो सकते हैं। तो बोरर और लेंडर के सवाल के हिसाब से देखना है। और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, लेफ्ट वाला नंबर है कि जिस पीरियड की हेजिंग करनी है वो पीरियड आज से स्टार्ट कितने अरसे बाद हो रहा है, ये लेफ्ट डिजिट है। और आज से वो पीरियड एंड कब होगा, ये राइट डिजिट है। एफआरए की कहानी यही है। पेज नंबर 403 यानी इस चैप्टर का पहला ही पेज। इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 8 बनाया है मैंने, इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसके पहले ही पेज पे आए, ये सारी बातें बता दी। एफआरए पढ़ लें और उसके नीचे मैंने एक एग्जांपल सॉल्व की है, वो इस एग्जांपल की शक्ल देख लें, फिर हम और वैरायटी प्रैक्टिस करते हैं। इस चैप्टर का पहला ही पेज पढ़ लें सारा। एफआरए की एक एग्जांपल बनाई हुई है पेज एंड पे, थोड़ा सा अगले पेज पे भी जा रही हैं लाइनें। ये एग्जांपल पढ़ के एक बार देख लें, फिर इसकी और प्रैक्टिस कराता हूं।
चलें, देख लिया आपने, ज्यादा देर खामोशी रही तो सो ही ना जाए। सवाल लिखें। अच्छा, अगर पेज ही नहीं पढ़ा था तो एग्जाम्पल देख लें कम से कम, बाकी सुस्ती हो रही तो एग्जाम्पल कम से कम देख लें। जो इसी पेज पे मैंने एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है ना, वो जरूर देख लें। नोशनल अमाउंट का मतलब है कि अगर लोन अमाउंट डिफरेंट है, जैसे अगर इस कंपनी ने असल में लोन लेना होता 3 मिलियन, लेकिन ये वाला बैंक एक्स कहता है नहीं 3 मिलियन बहुत ज्यादा है, हम बस आपको 2 मिलियन तक की अमाउंट के हिसाब से एग्रीमेंट करके दे रहे हैं, तो ये 2 मिलियन की जो अमाउंट होती है ये एक नोशनल प्रिंसिपल है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस कैलकुलेशन के लिए हो रहा होता। ये भी मैं भी वैरायटियों में डाल देता हूं। ये वाला काम बस देख लें कि क्या आउटफ्लो हो रहा है, क्या इनफ्लो हो रहा है, ये देख लें बस इस मिसाल में, दोनों सिनेरियोज में। बाकी भी वैरायटियां कराता हूं। जी, चलें सवाल लिखें, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। A company will borrow 6 मिलियन 6 मिलियन रुपए फॉर 4 months after 3 months it has entered into an FRA. It has entered into an FRA to hedge this transaction at 9%. At 9%. बोरोर का मैंने कि लेंडर का है? बोरोर रिक्वायर्ड है आपसे नेट टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट for the period, net total interest cost for the period if after 2 months, after 3 months 6 million is borrowed at 6 मिलियन ही करना मैंने, 6 मिलियन इज बोरोड एट, अब आगे इसमें दो सिनेरियोज, ए 13% और सिनेरियो बी 7%। करिए।
ये रेहान, ये इतने में क्या ना जरा दोबारा चाय को कहना, अगर सामान नहीं है तो है। हाँ हाँ, सामान नहीं है तो ले ले फिर। वालेकुम अस्सलाम। जी, सिनेरियो ए, जरा उठ के देखिएगा, ये वाला आ रहा है नजर उसमें, ठीक है। सिनेरियो ए, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना? 6 मिलियन, 13%, 4/12 कितना जी? 2,60,000। इतने पैसे असल में जेब से जाएंगे, जबकि एफआरए वाले ने हमें वादा किया हुआ था कि वो हमारा रेट 9% पे रखेगा, तो 4% हमें वहां से रीइंबर्स हो जाएगा। 80,000। तो हमें इस सारे कार्रवाई के बाद 180,000 इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी। और वो नॉशनल प्रिंसिपल मैं ये बता रहा था कि असल में तो लोन हमने 6 मिलियन लेना है, हो सकता है एफआरए वाला कहता कि नहीं बस हम आपको 5 मिलियन तक का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये 6 पे लगता, ये 5 पे लगता। हो सकता है ऐसा कि असल लोन की अमाउंट और हो और एफआरए वाला बैंक हमें एक डिफरेंट अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो असल में तो ये वाला लोन ले रहे हैं, ये तो सिर्फ ओनली फॉर कैलकुलेशन है ना, तो ये नॉशनल है। हो सकता है ये यही हो सकता है डिफरेंट हो, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर डिफरेंट हुआ तो फिर ये असल लोन वाला और ये वो नॉशनल प्रिंसिपल वाला। और सिनेरियो बी में क्या हो रहा है? सिनेरियो बी में हो रहा है कि एक्चुअली जब लोन लिया तो वो मिला 6 मिलियन, 7%, 1। और चूंकि एफआरए वाले ने हमें 9% कहा था, तो अब हमें 2 उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। कितने? 40,000। तो ये बात फिर वही 180 पे चली जाएगी। अगले सवाल में डल जाए।
अगला सवाल लिखे। A company has borrowed 10 million, 10 मिलियन रुपए at Kaibor plus 2%, at Kaibor plus 2%। ये कंपनी का एक लोन है। Kaibor is revised every 6 months। हर 6 महीने बाद काइबोर रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट रिवीजन इज ड्यू आफ्टर 3 months ब्रैकेट में लिखें दैट इज 1 जुलाई 21। यानी हम इस वक्त खड़े हैं कहां? हम अभी कहां खड़े हैं इस वक्त? 1 अप्रैल ना। 1 जुलाई को रिवाइज होने वाला है, जो कि 3 महीने का है ना मैंने। हाँ, तो हम अभी इस वक्त 1 अप्रैल 21 पे खड़े हुए हैं। फॉलोइंग FRAs आर अवेलेबल टू hedge अगेंस्ट काइबर। यानी जिस बैंक से हम FRA करेंगे वो हमें काइबोर के अगेंस्ट रेट तय करके देगा। फॉलोइंग FRAs में एक है 3/6 वाला, एक 3/6 FRA है। ये है 10% पे, और एक है 3/9 FRA। 11% पे। ये 2 FRAs अवेलेबल हैं। अब इसमें से आपने देखना है कौन सा लेना है। रिक्वायर्ड है नेट टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट, फॉर द 6 months एंडिंग 31 दिसंबर 21। नेट टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग फॉर द 6 months एंडिंग 31 दिसंबर 2021। if on 1 जुलाई 21 काइबर moves to scenario A 6.5%, 6.5%, और सिनेरियो बी 15%। करिए कैलकुलेट।
क्या हुआ? तो ओरिजिनल काइबोर जो पहले था वो क्या करना है? अब जो नहीं, मैंने तो फॉर द 6 महीने एंडिंग 31 दिसंबर पूछे हैं ना। यानी 1 जुलाई 21 को जब काइबोर रिवाइज हो जाएगा तो वो अगले 6 महीने के ऊपर जो पड़ेगा वो मैंने सिनेरियो ए और बी बताया। शुक्रिया। ये भी नहीं पता ना कि सिनेरियो ए में रिसीट है कि पेमेंट है। हाँ जी, हमने एफआरए कौन सा वाला करना है? 36 वाला के 39 वाला? 39 वाला। यानी कितने परसेंट वाला? 11%। अच्छा, ये जो 11% है ना, ये वो काइबोर के अगेंस्ट बता रहा है, क्योंकि काइबोर प्लस वो तो हमारा अपना है, वो तो पता है +2 क्या है, प्लस काइबोर +2 है ना, तो वो जो +2 है वो तो हमारा अपना क्रेडिट स्प्रेड है, वो तो पता है +2 है। काइबोर है जो अनसर्टेन है, तो इसलिए बैंक फिर हमें जो अब एफआरए करके दे रहा है वो अगेंस्ट काइबोर करके दे रहा है। सिनेरियो ए क्या है कि काइबोर हो जाएगा मार्केट में सस्ता, तो फिर हमें उस बैंक को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। एक्चुअली हमें लोन कितना लिया हुआ है? एक्चुअली हमें लोन के ऊपर उस 6 महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा काइबोर +2 करके 8.5। तो असल में हम अपने उस लोन के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे होंगे 425,000। लेकिन बैंक के साथ चूंकि काइबोर तय किया हुआ था एफआरए में
क्या 11 जबकि मार्केट में जबकि काइबोर रिवाइज होकर 6.5 हो गया है, हमने तय किया हुआ है 11, हमें एफआरए वाले ने 11 का वादा किया हुआ है कि काइबोर जितना भी हुआ आपको 11 पड़ेगा। तो अब वो काइबोर मार्केट में हमें 6%, 6.5% पे पड़ रहा है, तो एफआरए वाले को हमें अपनी जेब से 4.5 देने पड़ेंगे। 10 मिलियन इंटू 4.5%। ये 4.5 ठीक नहीं है, काइबोर 6.5 है, जबकि एफआरए वाले ने हमें काइबोर की तसल्ली कराई थी 11%, तो काइबोर सस्ता हो गया तो हमें और अपनी जेब से एफआरए वाले को देना पड़ेगा। कितना? 225000। तो हमें फिर ये कॉस्ट करेगी सारी 6 महीने की 6.5 लाख। लेकिन सिनेरियो बी ये है कि काइबोर हो जाना है कितना? 15। तो 15 के लिए हमें 10 मिलियन पे पड़ेगा काइबोर प्लस 2 करके 17, 8.5 लाख। लेकिन एफआरए वाले ने हमें तसल्ली कराई थी कि आपको काइबोर में 11% से नहीं इधर उधर होने दूंगा, तो वो 11 की बजाय हमें वो पड़ गया 15, तो एफआरए वाला हमें 4% अपनी जेब से देगा। ये एफआरए से रिलेटेड बताएं, हम जो पूछ रहे हैं एफआरए यही है, खत्म। हाँ जी, अगर जाग रहे हैं एफआरए के बारे में बताइए, कुछ पूछना है तो। एफआरए बस इतना ही है, इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप समझ लें जी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट स्वैप में मैं आपको एक मिसाल सिखा रहा हूं, लेकिन ये जो मिसाल सिखा रहा हूं ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। असल फिगर्स, असल टर्म्स थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। मैं आपको सिर्फ इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बिल्कुल सादी सी मिसाल ले रहा हूं। कंपनी ए ने एक लोन लिया हुआ है, %14 पे, और एक कंपनी है कंपनी बी, उसने लोन लिया हुआ है इत्तेफाक से 24 मिलियन फ्रॉम बैंक वाई एट काइबुर। लेकिन ये दोनों ही कंपनीज खुश नहीं है। कंपनी ए को लगता है कि उन्होंने फिक्स्ड रेट लोन लेके बेवकूफी की है। क्यों लगता है उनको ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि काइबोर कल को कम होने वाला है, तो अगर उन्होंने काइबोर पे लोन लिया होता तो उनको कल को फायदा हो जाता। अब वो 14% पे करके फंस गए। कंपनी बी भी खुश नहीं है। कंपनी बी को लगता है कि वो काइबोर पे करके फंस गए। उनको लगता है कि कल को रेट्स बढ़ जाने, तो इनको लगता है कल को रेट्स गिर जाने, इसको लगता है कल को रेट्स बढ़ जाने। दोनों की अपनी अपनी एस्टिमेशन है। अब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं। वो चाहता है कि फ्लोटिंग पे शिफ्ट हो, ये चाहता है कि फिक्स पे शिफ्ट हो। अब इनके पास एक हल तो ये था कि ये अपने अपने बैंक के पास जाते, उनसे माजरत करते
और उनको कहते हैं हमें लोन रिवाइज करके दो, टर्म्स को रीनिगोशिएट करते, ये अपने लोन को फिक्स से फ्लोटिंग पे शिफ्ट करवा देता, ये फ्लोटिंग से फिक्स पे शिफ्ट करवा देता, लेकिन इसमें खर्चा पानी लगेगा। हो सकता है कि ये वाला बैंक देता ही फिक्स पे हो सकता है ये वाला बैंक लोन देता ही फ्लोटिंग पे हो। तो अब ये अपने अपने बैंक के पास नहीं चेंज करा पा रहे, हो सकता है बहुत महंगा पड़ता हो, तो इन दोनों कंपनीज की मुलाकात कराएगा कोई और तीसरा, जो कि अपनी कमीशन भी लेगा, लेकिन अभी शुरू शुरू में मैं वो कमीशन नहीं बताता, चलो बता देता हूं क्या हर्ज है। कोई तीसरा इनकी मुलाकात कराएगा और अब ये दोनों अपने अपने बैंक्स को डिस्टर्ब किए बगैर आपस में एक ट्रांजैक्शन कर लेंगे, और वो आपस की ट्रांजैक्शन ऐसी होगी कि ये लोग अपने अपने बैंक को वही जो कमीशन जो इंटरेस्ट दे रहे थे वो वैसे ही देते रहेंगे। ये दे रहा था 14, ये दे रहा था काइबोर, ये ऐसे ही आउटफ्लो होता रहेगा, लेकिन आपस में ये कर लेंगे स्वैप। बैंक को अपने अपने लोन्स के मुताबिक जो रेट तय है वही पे किया करेंगे हर साल, लेकिन आपस में कर लेंगे ये स्वैप। इसकी मिसाल इसको पूरा करता हूं, इसकी मिसाल ऐसे है कि एक इंडिविजुअल ने अपने बैंक से कोरोला लीज करवाई हुई थी, जबकि दूसरे ने अपने बैंक से सिविक लीज कराई हुई थी, तो दोनों को अपनी अपनी गाड़ियां चेंज करनी थी। अगर वो अपने बैंक्स के पास जाते और गाड़ी चेंज कराते तो इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट पड़ती, तो उन दोनों दोस्तों ने आपस में गाड़ियां एक दूसरे से स्वैप कर ली, यानी वो जो बैंक को कोरोला की किस्तें पे कर रहा है वो यूज सिविक कर रहा है, और जो बैंक को सिविक की किस्तें यूज पे कर रहा है वो यूज कोरोला कर रहा है, तो पैसे तो दोनों के डिफरेंट होंगे। तो वो आपस के अंदर ट्रांजेक्शन ये करेंगे कि जिसने कोरोला लीज कराई हुई है वो अपने दोस्त को कोरोला देगा और उससे पैसे ले रहा होगा अपने बैंक को जाके दे देगा। इसी तरह जिसने सिविक लीज कराई हुई है वो अपने दोस्त को सिविक देगा। मुश्किल हो गई बात, चले रहने दें, ज्यादा जबानी हो गई बात। कंपनी ए, कंपनी बी, इन्होंने अपने अपने बैंक्स के साथ जो टर्म्स तय की हुई है वो अपने बैंक्स को तंग किए बगैर उन्हीं टर्म्स पे चलते रहेंगे और कंपनी ए और बी आपस में ये अरेंज कर लेंगे कि दोनों एक दूसरे के अपने अपने बैंक्स को दिए जाने वाले इंटरेस्ट स्वैप कर लेंगे। यानी कंपनी ए बी को कहेगी कि तुमने अपने बैंक को काइबोर दिया था, ये लो मैं तुम्हें काइबोर पे कर देता हूं, और कंपनी बी ए को कहेगी तुमने अपने बैंक को 14 दिया था, मैं तुम्हें 14 पे कर देता हूं। ये दोनों आपस में स्वैप कर लेंगे, एक दूसरे ने जो अपने अपने बैंक्स को पेमेंट्स की हुई है ये दोनों एक दूसरे को रीइंबर्स कर देंगे। तो ऐसा करने से ये होगा कि ये अल्टीमेटली काइबोर पे शिफ्ट हो गया और ये अल्टीमेटली 14 पे शिफ्ट हो गया। तो अपने अपने बैंक्स के साथ इन्होंने जो मामला रखा हुआ था वो वैसे ही चलाया, आपस में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ स्वैप कर लिया। तो अब ये ऑफिशियली फिक्स्ड पे ही लोन ले चुका है, लेकिन इस स्वैप की वजह से उसकी जेब से इफेक्टिवली काइबोर जा रहा है। अच्छा, काइबोर जेब से जा रहा है, इसे मुराद मतलब काइबोर कैसे जेब से जा रहा है? जेब में रखा क्यों था काइबोर? नहीं, प्लस प्लस कुछ नहीं है, जो अमाउंट है उस पे ये कैलकुलेशन अप्लाई होंगी। यानी ये इसको काइबोर दे रहा होगा, इसका मतलब ये है कि अगर 15 मिलियन को लोन है तो उस पर काइबोर लगाएगा, जो पैसे बनेंगे वो पैसे इसको दे रहा होगा। ये तो मैंने कैलकुलेशन समझाने के लिए रेट्स के नाम ले लिए, वरना ये दूसरे एक दूसरे को जो पैसे दे रहे होंगे वो 14% थोड़ी दे रहा होगा, वो तो लोन अमाउंट का 14% जो अमाउंट आती होगी वो अमाउंट दे रहा होगा। तो ये तो हम कैलकुलेशन में आसानी के लिए बगैर बजाय इसके कि बार बार अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, तो हम रेट सी को इनफ्लो आउटफ्लो दिखा लेंगे। तो स्वैप ये है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने बैंक्स को दिए हुए रेट्स रीइंबर्स कर रहे होंगे, और उससे एंड रिजल्ट ये पड़ेगा कि जो फिक्स्ड पोजीशन पे है वो इफेक्टिवली फ्लोटिंग पे शिफ्ट कर जाएगा, और जो फ्लोटिंग पे था वो अल्टीमेटली फिक्स पे शिफ्ट कर जाएगा। और अगर किसी ने इनका आपस में राब्ता कराया है तो वो अपने स्वैप की फीस भी दे सकता है।
हो सकता है कि ऐसी मिसाल ले रहा हूं 0.2%। जिसने इनकी आपस में मुलाकात कराई है तो वो इसकी फीस ले रहा होगा इनसे। अगर लोन की अमाउंट सेम ना हुई तो अपने अपने बैंक्स के ऊपर जो असल लोन है ये उसके ऊपर 14% और काइबोर दे रहा होगा। और फिर इस स्वैप ट्रांजेक्शन के लिए इन्होंने एक अमाउंट तय कर ली होगी, नॉशनल अमाउंट इन दोनों ने तय कर लिया होगा। हो सकता है इसने 24 मिलियन की बजाय 30 मिलियन लिया हो, इसने 34 मिलियन लिया हो, लेकिन आपस में ये तय कर लें कि हम जो आपस में एक दूसरे को रीइंबर्समेंट करेंगे वो 25 मिलियन पे करेंगे, तो ये आपस की कोई अमाउंट भी तय कर सकते हैं। तो वो जो ओरिजिनली फिक्स्ड रेट पे है वो इफेक्टिवली शिफ्ट कर गया फ्लोटिंग पे, और जो ओरिजिनली फ्लोटिंग पे था वो इफेक्टिवली शिफ्ट कर गया फिक्स्ड पे। ये स्वैप का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये सवाल जरूरी नहीं कि दोनों कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। मैंने तो आपको पूरी पिक्चर दिखाने के लिए दोनों कंपनीज बनाई है। सवाल तो किसी एक के हिसाब से पूछा होगा, सवाल आपको किसी एक कंपनी के हिसाब से पूछा होगा। ये तो सिर्फ मैंने एक कंप्लीट पिक्चर दिखानी थी इसलिए दोनों बनाए हैं। नहीं, उसका क्या फायदा? नहीं 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 नहीं, एक को 13% पड़ रहा है, दूसरे को 15% पड़ रहा है, तो वो 13 वाला 15 पे क्यों शिफ्ट करेगा? तो जो स्वैप होता है वो फिक्स फ्लोटिंग का ही आपस में होता है। सवाल इसको कर ले नोट पहले। ये जो इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड है, इसमें बैंक तो अपनी बेस्ट एस्टिमेट बेस्ट जजमेंट लगा के खुद सेट करता है, और बैंक की मार्केट भी यही है, तो उसका एस्टिमेट तो मोस्टली सही होगा, तो पता चलता है कि जरूरत है। क्या मतलब कि बैंक ने फॉरवर्ड का रेट दे और वो मतलब 80% चांसेस है कि वो ऐसा नहीं हो, मतलब उधर तक नहीं पहुंचे, तो कैलकुलेशन क्या आता है कि ये पता चलेगा तो बस करनी जरूरत है। यानी कंपनी बैंक से फॉरवर्ड करे ही ना। पता है बैंक के एस्टिमेट लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने कोई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर सकती है ना। स्टेट बैंक ने कहा बस ये आइंदा से ये होगा, तो ये नोटेड। सवाल लिखें। कंपनी ए has a loan of company A has a loan of 30 मिलियन 30 मिलियन रुपए at Khyber plus 1.5%. Khyber is revised annually on every 1st January.
Next revision is due ज्यादा देर खामोश रहूं तो चेक कर लेना सो ना जाऊं next revision is due on 1st January 22 company A has also entered into a swap to receive Kybor against payment of 11% swap की फीस 0.1% रिक्वायर्ड है आपसे नेट total interest cost of company A for the year ending 31 दिसंबर 22 अच्छा एक ये चीज रिक्वायर्ड है और दूसरी चीज रिक्वायर्ड ये है नेट पेमेंट या रिसीट नेट पेमेंट और रिसीट टू और फ्रॉम अदर पार्टी अंडर स्वैप अरेंजमेंट ये दो चीजें रिक्वायर्ड हैं एक मैं इफ के बाद दो सिनेरियोज हैं एक मैं करता हूं तो फिर दूसरा आप करिएगा इफ on 1st January 22 if on 1st January 22 Kybor is revised to scenario A meaning part A 16%, 16% और सिनेरियो बी 5%। अब ये कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल हो रहा है। कंपनी ए अपने बैंक को पार्ट ए कर रहा हूं, अपने बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करेगी? अच्छा ये ना सारी कैलकुलेशन परसेंटेज में कर लें, क्योंकि बार बार हर एक को अमाउंट से मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि परसेंटेजेस कर लें, बाद में अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कंपनी ए को असल में 2022 का इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? सिनेरियो ए में काइबर प्लस 1.5 का है ना, तो काइबर कितना हो जाना है? तो इसको असल में पड़ेगा 17।
हाँ 17.5, इसको असल में ये पड़ेगा। लेकिन स्वैप के तहत इसने क्या स्वैप का वादा किया हुआ है? इसने स्वैप का वादा ये किया हुआ है कि पे किया करेगा। जैसे देखें ना, यहां पर अगर बात करें तो इन्होंने आपस में, ए और बी ने आपस में क्या स्वैप किया हुआ है? अगर ए की बात करें, अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इसको ऐसे कहा जाएगा कि ए ने स्वैप के तहत पे करना है काइबोर, रिसीव करना है 14, या पहले 14 बोल लें तो कंपनी ए ने 14 रिसीव करना है अगेंस्ट पेमेंट ऑफ काइबोर। ये मतलब है स्वैप अरेंजमेंट का। तो इस सवाल में क्या एग्री किया है कि कंपनी ए पे किया करेगा 11 और रिसीव किया करेगा काइबोर। तो सिनेरियो ए में काइबोर कितना? 16। यानी जिस पार्टी को ये स्वैप के अगेंस्ट पैसे रिसीव पे करेगा तो असल में उसको 11 पे और 16 रिसीव करने की बजाय 5 रिसीव करेगा। ये है इसकी स्वैप अरेंजमेंट। ऐसा करने से उसको इस साल की इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी 12.5, लेकिन चूंकि कमीशन भी देनी है इसने, स्वैप की फीस भी देनी है 0.1 है ना, तो इसको फिर अल्टीमेटली ये लोन कॉस्ट कर रहा होगा 12.6। और परसेंटेजेस कर ली। बस अब अमाउंट मैंने दो पूछी थी। एक अमाउंट पूछी थी नेट, ये इधर कर देता हूं मिलके, ये हमने परसेंटेजेस में कैलकुलेशन कर ली। अब रिक्वायरमेंट मैंने पूछी थी नेट टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द ईयर 22, तो वो कितनी है? 30 मिलियन पे ये, क्योंकि अब अल्टीमेटली उसको ये कॉस्ट पड़ रही है इनटू 12.6%। हाँ ये इंटरेस्ट है ना उसका। ये जो स्वैप फीस है ना, ये भी एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट है। ये भी हर साल देनी है जब तक ये स्वैप जिंदा है। इसको इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी पड़ी। और दूसरी चीज मैंने पूछी थी कि इसको स्वैप वाली पार्टी को क्या पे या रिसीव करना है, तो 5 रिसीव करना है। $30 मिलियन 5%, कितना? 1.5 मिलियन। अच्छा, स्वैप के अंदर रिसीट उसको ये भी हो रही है, इसका जवाब ये भी हो सकता है और इसका जवाब ये भी हो सकता है। $30,000 ना कि 3 लाख? 30,000। इसका जवाब ये भी हो सकता, क्योंकि स्वैप के तहत तो उसको नेट इतना रिसीव हो रहा है ना, क्योंकि इतना वो उस पार्टी से ले रहा होगा और इतनी उस पर फीस दे रहा है वो बैंक को। तो ओरिजिनली उसने जो लोन लिया हुआ है उस पे काइबोर के मुताबिक उसको टोटल इतना खर्चा पे करना पड़ेगा। लेकिन स्वैप वाली कहानी ये है, कहां पर अंग्रेजी देखे ना, उससे तय क्या हुआ है? स्वैप में उससे तय ये हुआ था कि कंपनी एक काइबोर लिया करेगी, काइबोर प्लस 1.5 नहीं लिया करेगी, काइबोर लिया करेगी। तो काइबोर तो 16 है सिनेरियो ए में। इसमें बताइए जो पूछना।
सिनेरियो बी करिए सॉल्व, इसको कर लें नोट, इसको नोट कर लें पहले, फिर सिनेरियो बी करिए सॉल्व। हाँ जी, दूसरा सिनेरियो कर रहे हैं।
अच्छा, सो गया था मैं। सिनेरियो बी में एक्चुअली काइबोर कितना हो जाएगा 5%। तो ये अपने बैंक को दे रहा होगा 6.5 और स्वैप का अरेंज ये किया हुआ है कि ये 11 दिया करेगा और काइबोर ले लिया करेगा, यानी नेट ये उसको 6 दे रहा होगा, तो उसको ये इंटरेस्ट पड़े 12.5 और फीस भी डाल लें तो जी जी इस मिसाल में हाँ, मैंने ये जो सवाल बनाया ना, ये वाला सवाल, वो सवाल मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि पहले वो फ्लोटिंग पे था, तो स्वैप के बाद वो अल्टीमेटली यहां शिफ्ट हो गया, चाहे जो मर्जी फ्लोटिंग मूव करे वो यहां शिफ्ट हो गया। क्या हुआ? जी जी हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अगर ये सवाल इसकी बजाय मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा होता तो फिर आंसर चेंज आ रहा होता। मैंने इस मिसाल में कंपनी ए को ओरिजिनली फ्लोटिंग पे चलाया ना, हो सकता है ओरिजिनली फिक्स पे होता। अच्छा, इस सवाल से ना ये कंक्लूजन नहीं निकल रहा कि इसका मतलब स्वैप में हमेशा एंड पे सेम आंसर आया करेगा। नहीं, ये मैंने जिस कंपनी के हिसाब से सवाल बनाया है वो कंपनी ओरिजिनली फ्लोटिंग पे थी, तो वो फिर अल्टीमेटली फिक्स पे शिफ्ट हो रही है। अगर मैंने सवाल कंपनी ए की बजाय कंपनी बी पे बनाया होता, कंपनी सी पे बनाया होता, तो ये आंसर हर दफा चेंज भी आ सकता था। तो इस सवाल का आंसर क्या बना रिक्वायर्ड का? इसका आंसर तो यही बना, और इसका 6 पे करेगा और ये भी 7 पे कर रहा होगा। हाँ जी, ओके। क्वेश्चंस में आए और क्वेश्चन 7 कर दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के बाद लेक्चर 74 लगाइएगा। मतलब ये लोग तो यहाँ चलो भी चाय पी रहे हैं, अंडा पराठा खा रहे हैं, कीमा वाले नान, निहारी, बोंग कैसी है? जबरदस्त। तो ये लोग जरा नाश्ता कर लें उतनी देर में, तो आप लोग ना ये सवाल करें और 74 जब लगाएं तो ये क्वेश्चन 7 करने के बाद लगाइएगा, ठीक?